लेकिन मैं जरा यात्रा का स्वरूप बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक तरीके से ये अंतिम यात्रा बने। भाजपा सरकार की अंतिम यात्रा, अड़ाने के फंसाने की अंतिम यात्रा, हम ये हमें अगर हम देखेंगे तो असलियत में आज जो अपने ऊपर सरकार चला रही है, उन्हें करीब 30 से 35% मतदान मिला। और ये 30 से 35% भी जिन्होंने मतदान किया है उसमें से अब पूरे जनता की लोक संख्या का है। मैंने कैलकुलेशन किया है, अगर जो भी विरोधी पक्ष है ये सब एक साथ आए, जैसे अभी इंडिया में आए, तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में बीजेपी एक आंकड़े से ऊपर नहीं जाए। ये असलियत है, आप इजीली कैलकुलेशन करके देखिए। हो सकता है यूपी में, हो सकता है 3 तो राज्य ऐसे हैं जहां पे कोई भी जरूरत नहीं है, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, एक भी सीट जहां पे नहीं है। लेकिन दूसरे राज्य में हम देखें तो यूपी छोड़ के शायद कोई भी राज्य नहीं है जहां पे अगर सब एक साथ, तो सब एक साथ क्यों आए? हमारे फर्क है, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट अभी आज हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट और शिवसेना दोनों एक साथ आके लड़ रहे हैं। क्यों? क्या हम पुरानी चीजें सब भूल गए हैं? हाँ, भूल। इसलिए भूल गए हैं कि आज इस देश में जनवाद बचाने का सवाल आता है। हम एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? जनवादी तरीके से। अगर जनवादी नहीं रहे तो किससे लड़ेंगे? तो आज ये समय आया है कि हम सबको जनवाद को बचाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। तो आज हम ये अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं किस चीज की? मोदी सरकार की, मैंने कहा, फांसीवाद की अंतिम यात्रा। हम फांसीवाद के अनुभव लिए हैं इतिहास में। हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, ये हम सब जानते हैं। अभी भी दुनिया भर में फांसीवादी ताकतें उभर रही है, ये भी हम जानते हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, हंगेरी में उर्बान है, कई दूसरे ऐसे उदाहरण। अभी यूएसए में ट्रंप आने की कोशिश कर रहे थे, ये सब दिखता है। हारने के बाद भी ट्रंप जाके कब्जा करने की कोशिश किए थे सरकार को। ये है फांसीवाद। हम इलेक्शन द्वारा फांसीवाद को हराना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर हम इलेक्शन द्वारा फांसीवाद को नहीं हराए तो एक समय ऐसे अब आने वाला है जहां पे फांसीवाद इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। तब हम क्या करें? ये आज अपने सामने नौबत आके खड़ी हो गई। तो कांग्रेस, हम में कई फर्क होंगे। हमारा शिवसेना के साथ फर्क होगा, हमारा सीपीआई के साथ भी फर्क होगा, लेकिन हमारी एकता ज्यादा है आज के समय। हम आज शिवसेना को याद करते हैं संयुक्त महाराष्ट्र के किस्से, जहां पे हम साथ में लड़े थे महाराष्ट्र के, कि मुंबई महाराष्ट्र में रहे, उसके लिए दोनों ने जाने कुर्बान की। हम आज याद करते हैं वो सीपीआई को जिसने केरल में जब सरकार बनाया था तब एक भी मंत्री ने सरकारी घर नहीं लिया था, एक भी मंत्री ने सरकारी पैसे नहीं लिए थे, वो अपने ही घर में रहे थे, ट्रेन से चलते थे। तो हम उस तरीके का सरकार चाहते हैं। हम एक सरकार चाहते हैं जहां पे हर इंसान की आवाज सुनाई देगी। हम एक ऐसे भारत चाहते हैं जहां पे हर बच्चे की, हर मां की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आज ऐसे भारत बनाया जा रहा है जहां पे मां की चीख सिर्फ सुनाई दे रही है,
जहां के बच्चों का रोना सिर्फ सुनाई दे रहा। अगर हम 2014 से लेकर आज तक का इतिहास देखेंगे तो हम ये स्पष्ट दिख के आएगा कि दंगे फसाद बढ़ गए, मुसलमानों के कत्ल दुनिया भर इस देश भर में बढ़ गए। हम ये स्पष्ट देखेंगे कि आम आदमी का जो वेतन है वो महंगाई के हिसाब से कम हो गया। इसे हम कहते हैं रियल वेजेस। रियल वेजेस यानी क्या? आखिरकार मुझे 10,000 वेतन मिलता है तो मैं 10,000 रुपये की नोट तो नहीं खाऊंगा। मैं 10,000 रुपये से कोई दाल चावल घी तेल खरीद के वो खाऊंगा। अगर मेरी वेतन 10,000 से 20,000 भी हो जाए लेकिन दाल चावल तेल का भाव डबल से ज्यादा हो जाए तो क्या मेरा वेतन बढ़ गया है या कम हो गया? क्योंकि असलियत में मैं कम दाल चावल और तेल खाता हूं। जो पहले खरीदता था उससे कम खरीद पाऊंगा। यही हो रहा है। वो कहते हैं कि अरे वेतन बढ़ गया है, लेकिन असलियत यह है कि जितना दाम बढ़ गया है उतना वेतन नहीं बढ़ा। ये स्पष्ट है। अब मैं आपको फिगर्स वगैरह में लेकर हम एकेडमिक मीटिंग कोई ले नहीं रहे हैं जहां पर हम इससे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप जाके आज तो बहुत आसान है, गूगल करके देख लीजिए, सब पता चले। आज हम देख रहे हैं कि बेकारी बढ़ रही है अपने देश। ये तो स्पष्ट है। अभी यहां तक गई है कि 1945 से लेकर के आज तक जितनी बेकारी कभी नहीं थी उतनी बढ़ी। ये तो सरकारी आंकड़ों के द्वारा उन्होंने रिलीज किया था, कोविड के दरमियान रिलीज किया था, लेकिन आज की हालत कोई ज्यादा फर्क नहीं। ये बात स्पष्ट है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इंडिया का रैंक भूख के लिए एक हंगर इंडेक्स आता है। हंगर का इंडेक्स यानी सब देशों को क्लास में जैसे बच्चों को रैंक दिया जाता है ना, ये फर्स्ट नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे आया, तो हंगर के रैंक में 121 देशों का जो अभ्यास किया गया उसमें भारत का नंबर 116 था। भूख से बात। शिक्षा के बारे में 180 देशों का जो जांच किया गया उसमें भारत का नंबर 141 था। मानवीय अधिकार के बारे में जो 190 देशों का हिसाब किया गया उसमें भारत का नंबर 132। तो हम ये कतई नहीं चाहते। ये सरकार सिर्फ एकमात्र तबके के लिए फायदेमंद है। तबका भी क्या कहना उसको? कुछ चंद लोग हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोगों के लिए ये सरकार फायदेमंद। मैं आपको वापस आप गूगल करके देख लीजिए, पूरे कोविड के दरमियान पूरे देश की जनता का पैसा खत्म हुआ, पूरे देश की जनता का धन खत्म हुआ, लेकिन अडानी का धन डबल से ज्यादा कोविड के दरमियान। अभी भी कल ही मैं गया था महाराष्ट्र में वाडवन में। वाडवन की पूरी जनता आंदोलन पे तुली हुई है क्योंकि वहां पे बंदर बनाया था। बंदर कौन बना रहा है अपने देश में? हवाई अड्डे और दरिया के बंदर सब अडानी को दिए जा रहे हैं। कौड़ी के मॉल में अडानी को दिए जा रहे हैं। वहां की जनता बोल रही है कि सरकार का नियम है, सरकार का कानून है कि पालघर में पर्यावरण के रक्षण के लिए कोई भी उद्योग नहीं हो सकता, उद्योग धंधा नहीं बना सकता, ऐसे स्पष्ट। तो ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, बंदर उद्योग नहीं, बंदर को उद्योग में नहीं गिराया। हाँ, धीरे धीरे वो भी आ रहा है, रेलवे सब प्राइवेट किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट सब प्राइवेट हो गए हैं, सब चीजें प्राइवेट हो गई। और आप क्या सोचते हैं, अरे एयरपोर्ट में हमको क्या जाना देना, लेकिन आपका पैसा है,